आज हम कोरोना की जो पूरा क्राइसिस है, पब्लिक हेल्थ की जो पॉलिसीज है, पब्लिक हेल्थ का जो फेल्यूर्स है और उस पे जो वर्किंग क्लास और शहरी और गरीबों मजदूरों पे जो प्रभाव पड़ा है उस पे बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर विकास वाजपेयी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये कोविड का टाइम है, जो एक नई बीमारी है, एक नई महामारी जो पूरे विश्व में फैली है, उसको हम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के नज़रिए से एक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले बड़ी बात तो ये होती है कि मेहनत कश वर्ग के ऊपर उसकी रोजी रोटी पर उस बीमारी का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारे देश की जो हालत है मजदूरों की और बहुमत संख्या जनसंख्या, वो हालत ये है कि वो ये एक दिन भी या दिन के एक घंटे भी बीमार पड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए वो ये मान के चलते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हालांकि बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति को खराब करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ये मान के चलते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो ये मानने लगे कि हम बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे और कैसे बचें, उस चीज़ की गुंजाइश ही, उनकी जो जीवन की परिस्थितियां हैं उसके चलते वो उस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है उनके पास। और इसका नतीजा ये होता है कि फिर वो छोटी मोटी जो बीमारी होती भी है, ठीक है, वो बीमारी को ही तब बीमारी मानते हैं जब उनका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाए, जब वो बिल्कुल काम करने योग्य न रहे, तब वो ये मानते हैं कि बीमार पड़े। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देखें कि कोरोना का क्या प्रभाव रहा है। मैं समझता हूँ कि अब बहुत कुछ गुजर चुका, ठीक है, और आज तो कोरोना के मामले में बदकिस्मती से हम लोग झंडे गाड़ रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा के रोज केस हो रहे हैं, और ये सब तब हो रहा है कि जब जो इतना ज़बरदस्त और कड़ा और अमानवीय, बिल्कुल जिसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई, उस तरीके का एक लॉकडाउन थोप दिया गया जनता को। माने देखिए, सवाल ये है कि कोई छोटा देश हो जहाँ मान लीजिए 80 लाख 1 करोड़ की ज़्यादा आबादी है या थोड़ी ज़्यादा भी हो, उनकी बात एक अलग, वहाँ लॉकडाउन का एक अलग प्रभाव होता है। और ये देश लगभग 140 करोड़ होने जा रहे हैं, उनका देश। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोगों की जीवन की परिस्थितियाँ क्या हैं, वो किसी से छुपी नहीं, बल्कि सरकार के पास तो तमाम संसाधन होते हैं, उसको उनके पास तमाम सलाहकार होते हैं, उनको और बेहतर जानकारी इस बारे में होनी चाहिए थी कि मैंने हमारे कि भारत जो है भुखमरी के क्षेत्र में, मैल न्यूट्रिशन में दुनिया में सबसे आगे है, सबसे अव्वल है। 2005 की वो 7 की वो रिपोर्ट थी, नेशनल कमीशन ऑन एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक, उसमें ये बताया गया था 77% लोग 20 रुपए की आमदनी के नीचे निर्वाह करते हैं रोज की। और अभी हाल ही की एक रिपोर्ट है, प्यू रिसर्च फाउंडेशन, PEW रिसर्च, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास है, माने जिसकी तुलना हम बाकी देशों की मिडिल क्लास से, उन्नत देशों की मिडिल क्लास से कर सकते हैं, उसका प्रतिशत सिर्फ जनसंख्या का 2% है। ठीक, तो ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ, आपने उसका कुछ नहीं सोचा, आपने लॉकडाउन एकदम से थोप दिया लोगों। अब नतीजा क्या है? देखिए, आप और मैं अगर हम बीमार पड़ गए तो हम किस आधार पे हम बीमारी से लड़ेंगे? हम बीमारी से इस आधार पे ही लड़ पाएंगे कि हमारे पास उसके लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, उसका उपचार करवाने के लिए, या बीमारी के दौरान जो और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए संसाधन हमारे पास हैं या नहीं। ठीक, हम इसी आधार पे बीमारी का मुकाबला करते हैं। अब जो लोग जिनकी जीविका इस बात पे निर्भर है कि वो रोज कमाएंगे तो रोज खाएंगे,
ठीक है। तो और ये सामान्य परिस्थितियों में है, सामान्य परिस्थितियों में भी वो रोज खाएंगे कमाएंगे तो ही वो खा पाएंगे। अगर उनके लिए आप उनकी बीमारी ये उनकी रोजी रोटी एकदम ठप कर दें, ठीक है, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये जनता, ये मेहनतकश वर्ग अब इस बीमारी का भी मुकाबला कर पाएगा? ठीक, वो बिल्कुल आपने एक तरीके से असंभव किसी परिस्थिति बना दी। और देखिए बीमारी या महामारी जो होती है वो सिर्फ एक बायोमेडिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, वो सबसे पहले एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप यूं तो एक वायरस है, लेकिन वो वायरस अपना असर समाज पे कैसे डालेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना क्या है। ठीक, एक बार बांध अगर टूट जाए और पानी बहने लगे, ठीक, तो पानी हर उस दरार में घुसेगा जो कि इस व्यवस्था के भीतर मौजूद है, ठीक है, वो हर उस दरार में घुसे। तब आपका पता लगा जो वर्गीय विभाजन है समाज का, जो जातीय विभाजन है समाज का, ठीक, और जो लैंगिक विभाजन है समाज का, जेंडर डिवीजन है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं इनको एक तरीके से वो बीमारी जो है मोनोपोलाइज करेगी, ठीक है, उसका फायदा उठाएगी अपने आप को और फैलाने के लिए। ठीक, अब वायरस को नहीं पता जेंडर क्या होता है, वायरस को नहीं पता कि क्लास क्या होती है, वायरस को ये भी नहीं पता कि कास्ट क्या होती है, ठीक है, लेकिन वायरस इतना तो कर देता है, ये हम देखते हैं कि भाई जिसके पास पेट में अनाज नहीं है, जिसके पास तन पे कपड़ा नहीं है, जिसके पास रहने के लिए बराबर छत नहीं है, जो एक कमरे में दर्जन भर लोग या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो वायरस सचेत अचेत जो भी आप कह लें, क्योंकि वायरस ये जानता है कि इन लोगों में उसको प्रवेश बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक, अब आप देखिए इसका वर्गीय चरित्र, ये जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया, हिंदुस्तान में वायरस आया कैसे? जो ग्लोब ट्रॉटर्स हैं, ठीक है, यहाँ घूमते हैं, उनके माध्यम से आया और आने दिया गया बहुत दिनों तक, ठीक है, कोई उसके खिलाफ सरकार ने, अगर वो मैंने एक जगह लिखा भी था, वो जो उनकी प्रेस विज्ञप्तियां थी कि किस किस देश पे उन्होंने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और ये सब कब कब लगाई, तो वो बहुत बाद में लगाई, जबकि ये बहुत देर पहले से मालूम था सरकार को, सबको, कि दुनिया में ये बीमारी फैल रही है। ठीक, अब वायरस लाए अभिजात के लोग, धनाढ्य लोग, ठीक है, हिंदुस्तान में, और जब फैलने लगा तो सबसे ज्यादा डर भी उन्हें महसूस हुआ कि यार ये हमें हो गया तो क्या होगा, ये और वो सब, ठीक। और जो ये सरकार का चरित्र है, ठीक है, और हम उसको जो इसका किन वर्गों की ये हितैषी है और किन वर्गों के अधिकारों की रक्षक है, ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले ये एक बात आ गई कि किस तरीके से इस वर्ग को, जो कि आर्टिकुलेट है, ताकत रखता है, अपनी बात कह सकता है, मनवा सकता है, ठीक है, जिसपे कि ये लोग निर्भर करते हैं, इसको किस तरीके से इसको आश्वस्त किया जाए कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये अब अगर आप देखें जो लॉकडाउन के जो प्रभाव पड़े, ठीक है, तो इससे ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि किस वर्ग के हित में था और किसके हित में नहीं था। ठीक, अब ये एक अलग बात है कि आज जो परिस्थिति उस लॉकडाउन के चलते पैदा हो गई है वो आज किसी के भी हित में नहीं है, किसी भी वर्ग के हित में। लेकिन क्या है कि जो अभिजात्य वर्ग है, जो शासक वर्ग है, उनका उसे कहते हैं कि ना बड़ा वो दीर्घ दृष्टि से कम, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से, है ना, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ही हर चीज सोचते हैं, ठीक है, तो उनको फौरी तौर पे ये लगा कि हमारी स्वार्थ सिद्धि इस तरीके से हो। लेकिन अगर आप इसको जनता के पैमाने पे सोचते कि भाई हमारे लोगों की स्थिति ये है, ठीक,
इनको ये तकलीफें हो सकती हैं, तो इसका निवारण कैसे किया जाए, तो आप बहुत अलग किस्म के कदम उठाते हैं। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, आप इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे दो शब्द बहुत प्रचलित हुए उस दौरान महामारी के, एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर। आप देखिए दोनों का एक वर्गीय जो चरित्र है, उसमें सोशल डिस्टेंस कौन लोग फॉलो कर सकते हैं और किन को वर्क फ्रॉम होम नसीब है। आज हम जब देख रहे हैं कि 40,000 झुग्गियों को उजाड़ने का आदेश है और बहुत सारे महानगरों में अलग अलग जगह पे झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही हैं, तो जिनके घर पे छत, जिनके छत भी नहीं है, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम जैसी संकल्पना करेंगे। तो यही आपकी बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए बोल रहा था। जी नहीं, और न सिर्फ ये आदेश दिया गया है कि आप 40-48 हज़ार झुग्गियों को उखाड़ दीजिए, बल्कि ये भी कहा गया है कि कोई भी कोर्ट इसके ऊपर स्टे नहीं देगा। हम्म, मतलब हम्म, जो सबसे बड़े हमारे राजनीतिज्ञ और नीति विशेषज्ञ हैं, हम्म, वो तो उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए हाँ, हैं। ठीक है, तो आप इसकी मानवीयता की माने अगर हम कल्पना कर सकें, ठीक है, हम्म, कि इसका प्रभाव जब होगा तो उस आखिरी आदमी पे कैसा पड़ेगा। हम्म, आप गुड़गांव चले जाइए, आप ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तरफ से तमाम बिल्डिंगें कंकालों की तरह खड़ी हुई हैं, वो हाँ, बिक नहीं रहे फ्लैट्स और सारा हम्म, कुछ। हम्म, ठीक है, वो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति इस देश की है ना, हम्म, इस देश के संसाधनों से सृजित की गई है। ये एक अलग बात है कि कौन ज्यादा लूट रहा है उन हम्म, संसाधनों। हम्म, ठीक, अगर आपको वाकई राहत पहुंचानी थी हम्म, तो, और डीकंजेस्ट करना था लोगों हम्म, को, हम्म, ठीक है, पता लगा वो बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे झुग्गी बस्ती में लोग वो संक्रमित हो रहे हैं, वो बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अस्थायी तौर पे भी ये व्यवस्था नहीं की जा सकती कि उन्हें इन बिल्डिंगों में कम से कम आश्रय दिया जाए। ठीक है, और उसका नतीजा मतलब पूरे हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान छोड़िए पूरी दुनिया ने देखा है, जब माइग्रेंट वर्कर्स की जो हम्म, जिसका पलायन जिस तरीके से हुआ हम्म, मैंने और इतना कुछ होने के बाद माने अगर हम उसको एक जैसे कहते हैं कि बुर्जुआ मोरालिटी के नज़रिए से भी देखें, आप वर्किंग क्लास मोरालिटी के नज़रिए से छोड़िए, बुर्जुआ मोरालिटी के नज़रिए से भी देखें, हम्म, तो मैं समझता हूँ कि ये शर्म से डूब मरने की बात है। ठीक है, लेकिन आज जितनी शासक वर्गीय पार्टियां हैं, हम्म, ठीक है, हम्म, और बाएं बाजू की भी जो है, मैं तो हम्म, कहूँगा वो बातों को इस तरीके से नहीं रखती कि जिसमें कि एक शार्प वैचारिक समझ जाहिर हो। ठीक हम्म, है, और मामला ढुलमुल तरीके से नहीं कि हाँ जी हम सबको खाना पहुंचाएंगे, हाँ जी हम सबको अनाज देंगे, हाँ जी हम सबका इलाज करेंगे, हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि भुखमरी की हालत क्या हो रही है। हमारे अनाज के गोदाम जो हैं भरे पड़े हैं, क्षमता से ज़्यादा भरे पड़े हैं। इस तरीके का जिसे क्या कहते हैं कि एक घिनौना एक कंपैरिजन या जो भी है, ये हमारी इंसानियत को शर्मसार करना होती है इससे। ठीक है, आपने आपने ये नहीं कहा कि क्योंकि महामारी फैल रही है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तो हम निजी अस्पतालों को अपने अधीन लेंगे तब तक जब तक कि इस बीमारी पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। ये अखबारों में आ रहा कितने कितने लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इन अस्पतालों में, 5-5 लाख रुपए पहले पेशगी रखवाई जा रही है, तब आपको एडमिशन मिल रहा है। ठीक, इस सब के बावजूद सरकार क्या करे, हम उस पर सीमा लगा देंगे कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि जो मेहनत का तबका है, जो इन अस्पतालों की तरफ में जाना और इलाज करवाना तो छोड़िए, इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर सकता। ठीक है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको कोई इस बात की चिंता नहीं। लेकिन जो 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 पूंजीपति वर्ग है, जो सरमाएदार लोग हैं, उनके हितों को की रक्षा होनी चाहिए। ठीक, और वो कैसे हो रही है
वो सिर्फ ये नहीं कि भाई तुम अपना करे जाओ जो कर रहे हो। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है कि टेस्ट की कीमत कितनी हो। ICMR निकालते हैं, किस गणित से निकालते हैं जो भी है, उनका 4,500। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, मुफ्त कीजिए पहले। लेकिन मुफ्त कीजिए, प्रोपेगेंडा होता है, अखबारों में छपता है और ये वो सारा कुछ, उनकी सहृदयता कितनी है लोगों के साथ। और फिर उसके बाद जो तर्क वितर्क और वो सारे होते रहते, होते करते ये हो जाता है कि हाँ भाई 4,500 रुपये आप ले लीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ही ये कहलवा दिया जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने जब दलीलें पेश को, दिल्ली में तो उन्होंने जो अस्पतालों की फीस है उसके ऊपर एक सीमा लगा दी। ठीक है, और जब ये PIL दाखिल हुई उसमें कि ये पूरे देश भर में इस तरीके की सीमा लगाई जाए, तो सरकारी वकील जो थे तुषार में, वो ये खड़े वो ये कहते हैं कोर्ट में कि साहब अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो हम उनके ऊपर ये एक साथ ये कैसे लगा सकते हैं ये सीमा जो है। और कोर्ट आसानी से मान जाता है इस बात को, वो नहीं, वो मना कर देता है कि नहीं, ये हम इस तरह की सीमा नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, और ये सब चीज़ें इतनी सूक्ष्म तरीके से होती हैं और इस तरीके से मीडिया में कुछ चीज़ें आती हैं और बाकी चीज़ें गायब कर दी जाती हैं कि आम जनता और जिन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो मजदूर वर्ग हो, जो मेहनत कश वर्ग हो, वो इस पूरे खेल को समझ भी नहीं पाता है। वो ये सोचता है, वो बस सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता है। ठीक है, वो अपनी मौजूदा स्थिति को ही अपनी नियति मान बैठता है। ठीक, तो चुनौतियाँ ये हैं और मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो जनपक्षीय लोग हैं, चिकित्सक हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, वो इस बीमारी के तमाम पहलुओं, ठीक है, ये उजागर करें, लोगों के सामने रखें। क्योंकि देखिए, ये बीमारी का ऐसा नहीं है कि कोई तकनीकी इसका एक साधन आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कल को वैक्सीन भी आ जाएगी तो भी ये इस बीमारी के असर इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये महामारी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, और अंततः इसके कारण जो हैं, इसका मूलभूत आधार वो तो हमारे जो समाज की जो संरचना है उसमें निहित है। हाँ, इसी से लिगायत ये एक बात ये है कि जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, हम लोग पूरे दुनिया में सबसे कम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाले देशों में हैं। और ये मुद्दा आम आदमी के लिए और ख़ास करके ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में और वर्किंग क्लास मूवमेंट में भी अब उस प्रमुखता से नहीं है। तो आप इस मामले में कैसे बोलेंगे कि अगर पब्लिक हेल्थ एक इशू के बतौर, एक एजेंडा के बतौर आज के पॉलिटिक्स में उसकी क्या जगह है या उसकी क्या संभावना है? कोरोना के पहले की बात एक अलग थी, अलग थोड़ी सी इसलिए थी कि हमारे यहाँ जो बुनियादी सवाल हैं लोगों के, वो आज भी इतने ज़्यादा बुनियादी हैं कि वो उसके लिए खाना, तन पे 2 कपड़े हो पाना, एक छत हो पाना, ये सबसे बुनियादी बात है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उसकी जो एकदम बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और जब वो ही नहीं हो रही होती तो फिर स्वास्थ्य वगैरह के मसले पीछे रह जाते हैं। यूनियनें भी नहीं उठाती उस तरीके से, क्योंकि उनका पहला तो कोशिश ये है कि नौकरी बचे किसी तरीके से। कोरोना से कम एक चीज़ तो जाहिर हो गई है कि नौकरियों का, जीवन की बुनियादी चीज़ों की सुरक्षा का लेना वो सिर्फ आर्थिक नीतियों के ऊपर आधारित नहीं है। ठीक है, और स्वास्थ्य एक बहुत ही केंद्रीय चीज़ है। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिहाज से, और उसका प्रभाव, मैंने कल शायद ये कोरोना की गैर मौजूदगी में होता तो ये बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता। जो उस वक्त बीमार होते या जो झेल रहे उनको थोड़ा समझ में आता, लेकिन बाकी लोगों को लगता हाँ ठीक है, बात आपकी ठीक सही है कॉमरेड, लेकिन इसको हम करेंगे और ये सारा कुछ। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज अगर आप
आज चीज़ें सर्वविदित हैं, ठीक है, वो खुद जाहिर हो रही हैं उसमें। आज के परिस्थिति में जो दरअसल स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उनको उठाने की बात या तरीका ये होना चाहिए कि आज ट्रेड यूनियंस हो या और जो तमाम किस्म के संगठन जो जनपक्षीय एक राजनीति के पैरोकार हैं, जो सोचते हैं, वो इस बात को बुलंदी से रखें कि स्वास्थ्य, शिक्षा और इस तरीके की जो और खाद्य सुरक्षा, ठीक है, ये मुनाफे का स्रोत नहीं हो सकते, सैद्धांतिक रूप से ये मुनाफे का स्रोत नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको मुनाफाखोरी के लिए छोड़ते हैं तो उसके नतीजे हमें साफ दिख रहे हैं। अरे ये तो हिंदुस्तान है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैनर चिपका रखा है सोशलिज्म का, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो अपने आप को पूंजीवादी देश मानते हैं, उसके उन तक ने अपने यहाँ स्वास्थ्य संस्थाएं थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है, तो ये हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं मानते? पैंडेमिक आया, कोरोना का जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो वैक्सीन का डेवलपमेंट है, या जो मेडिकल रिसर्च और क्लिनिकल ड्रग्स के बारे में भी बात हुई, उसमें भी एक आप उसको इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम है उसके वजह से चीज़ें कितनी उलझी और सुलझी हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखें तो। आज आप अमेरिका का हाल देख लीजिए, आज ब्रिटेन में जो कुछ हुआ इस बीमारी के चलते वो देख लीजिए, ब्राज़ील में और तमाम ऐसे उदाहरण। हिंदुस्तान में तो इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि साइंस जो है वो एंटी कोरोना या कोरोना मैनेजमेंट के दायरे से एकदम ही बाहर रखे। गवर्नमेंट के सबसे बड़े सलाहकार हैं, साइंटिफिक सलाहकार हैं, ठीक है, वो ICMR में हों, उसके डायरेक्टर जनरल हों, या नीति आयोग में डॉक्टर विनोद पॉल हैं, भाई उन्होंने तो साइंस के नज़रिए को तो खैर क्या उजागर किया है, लेकिन वो अपनी सरकार के प्रति अपनी वफादारी के में वो सबसे ज़्यादा जुड़े रहे, और जो एकदम गैर वैज्ञानिक कदम थे उनको उन्होंने लागू करवाया। मतलब मसलन यही कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाएंगे, उसके बारे में आया कि उनकी कोई मीटिंगें ही नहीं हुई, ठीक है, कभी कन्वीन ही नहीं किया गया उस काउंसिल को, और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर के हों, टेस्टिंग को लेकर के हों, या और जो एक एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच जिसे जो है वो पब्लिक हेल्थ अप्रोच कैसे डिसाइड, उसमें उनको कहीं कंसल्ट ही नहीं किया गया उसमें, ठीक है। हिंदुस्तान में एक इंडियन एसोसिएशन फॉर पब्लिक हेल्थ है, एक इंडियन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी मेडिसिन है, ठीक, उन दोनों को इससे बाहर रखा गया, ठीक है, उनके किसी नुमाइंदे को, बल्कि वो उस एडवाइजरी काउंसिल का भी हिस्सा नहीं, तो उन्होंने अलग से स्टेटमेंट इशू किए कि भाई सरकार को ये करना चाहिए। अभी 3 स्टेटमेंट वो इशू कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है, लेकिन उसका कोई प्रभाव या संज्ञान सरकार ने लिया हो किसी रूप में, ये नज़र नहीं है। मान लीजिए एक वैक्सीन का उदाहरण है, तो वैक्सीन जो पहली जो टेस्ट हुई थी, इंडिजिनस वैक्सीन हमारे देश में बनी हुई है, उसके बारे में ICMR ने चिट्ठी ये दी तमाम सेंटर्स को जहाँ पे कि इसकी ट्रायल हुई थी कि 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च होनी है, महज 3-1 हफ्ते का समय था उस चिट्ठी के आने में और 15 अगस्त के बीच में। 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च होनी है और आप इसको गंभीरता से लें और इस पर तुरंत अपनी ट्रायल करें। और मैंने ट्रायल का क्या मतलब है, जब आपने निर्णय ले लिया है कि इसको लॉन्च करना, ठीक है, तो इसकी तो ट्रायल की तो कोई बात ही नहीं रही। तो ट्रायल यानी कि आपके ट्रायल के नतीजे क्या होंगे ये आप पहले से ही कह रहे हैं। अगर इसको एक एपिडेमियोलॉजिकली यानी कि वैज्ञानिक तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, तो जो कि किया है तमाम देशों में, जैसे मतलब और बहुत विकसित देश में, छोटे छोटे देश में, वियतनाम है, थाईलैंड है, ठीक है, कंबोडिया है, वहाँ पे इस बीमारी का प्रकोप इस तरीके से नहीं होने पाया। उन्होंने फौरन इस तरीके के पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए
अगर लॉकडाउन करना था, ठीक, आप तमाम स्कूल की बिल्डिंग्स और बाकी पब्लिक बिल्डिंग्स जो अवेलेबल हैं, या जो जो फ्लैट्स खाली पड़े हैं सारा कुछ, वहाँ उनको आप व्यवस्था करते कि लोग एक जगह से दूसरी जगह घबराहट में पलायन न करेंगे, ठीक है। उनको आप सुनिश्चित करते, आपके पास इतना अन्न का भंडार है और आप उसकी इतनी वाहवाही अपने आप को देते रहते हैं, लेकिन जब मौका था तो लोगों को राहत पहुंचाने का, आप वो करने से एतराज करते हैं। उसके ऊपर अब आप ये देखिए कि किस तरीके से आपने एकदम आधारहीन बातें प्रचारित करी कि ये मुसलमान फैला रहे हैं, तबलीगियों ने ऐसा किया और सारा कुछ, ठीक है। देखिए, इसका सवाल सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, ठीक है, कि आपने जी अपने इस तरीके से कर दिया। सवाल ये होता है कि जब इस तरीके का प्रचार आप समाज में फैलाते हैं, तो जो समाज की एकजुटता है, ठीक है, एकजुटता की जरूरत क्यों है कि भाई अगर आज आपने कोई निर्णय लागू करवाना है समाज के स्तर पे बीमारी की रोकथाम के लिए, तो उसमें आपको समाज के हर वर्ग का सहयोग चाहिए, ठीक है। और जब आप, और वो सहयोग किस आधार पे जिस बनता है, वो आप लोगों के बीच की सहृदयता को, उनके उनके संबंधों की मधुरता को एकदम कड़वाहट में बदल देंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये कोऑपरेशन मिले। माने आपने एक ऐसा माहौल बना दिया कि अगर आज मुझे बीमारी हो, तो मैं उसको छुपाऊंगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अगर ये जाहिर हो गया कि ये बीमार है, तो वो तो मुझे एक तरीके से छूत की माने वो पैरासाइट की तरह या उसकी तरह मेरे को ट्रीट करेंगे। और हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को, वर्कर्स को एक ग्रुप में बना के वो डिसइंफेक्टेड उनके ऊपर फेंका जा रहा है और सारा। मैं तो इंसान नहीं, वो पैरासाइट है आपकी, ठीक है ना। आपने उस तरीके से की, जब मतलब जब ये नीतियां आपकी रहती, ये विज्ञान संगत तो नहीं किसी भी तरीके से, कोई पब्लिक हेल्थ मेजर कहीं पे भी वो इस तरीके से नहीं, कहीं कभी आपको कम से कम ना हमने पढ़ा है, ना हम पढ़ाते हैं, ना हमारी ये समझ है, ठीक है, कि इस तरीके से होना चाहिए। बल्कि आपको हर वो कदम लेना चाहिए जिससे कि समाज का हर तबका आपका विश्वास पात्र बन सके, ठीक। वो आपको एक रक्षक के रूप में देखे, ताकि वो जो कुछ उसके साथ हो रहा है, मानिए ये देखिए अब कीटाणु जो एक अगर आप एक लोकेलिटी ले लें कि वो किस तरह फैलता है लोगों के बीच में, उसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके जो हो सकता है। और तो विशेषकर कोरोना जैसी बीमारी में, जो कि हमें जो एकदम नई है, जिसके बारे में कोई पूर्व अनुभव कहीं पे भी है नहीं, अगर आप लोगों को आश्वस्त करेंगे, उनको जाकर के बताएंगे और लोगों को लगेगा कि वाकई ये हमारे हित पोषण के लिए सरकार इस तरह से कर रही है, तो वो आपको बताएगी ना। लेकिन आपने वो सारी वो जो कड़ियाँ हैं उन्हीं को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया, देखिए, क्या धर्म के नाम पे तोड़ा, फिर आपने वर्ग के नाम पे तोड़ा, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, जो माइग्रेंट लेबर है दिल्ली का, मुंबई का, उसका क्या विश्वास रहेगा कि कल को मेरी ये हालत होगी तो मेरी यहाँ पे देखभाल की जाएगी, ठीक। आपने बल्कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जहाँ बीमारी नहीं फैलती वहाँ तक वो बीमारी फैली, क्योंकि इतनी भगदड़ मचा दिया, ठीक। आपका लॉकडाउन भी चलता रहा और उसके चलते इतनी भगदड़ हुई। और फिर जो नेता हैं, वो नेतागण अपनी गलती मानने के बजाय वो दोषारोपण कर रहे हैं इन लोग कि भाई लोगों ने साथ नहीं दिया है, उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। अरे भाई, भूख से कोई मरने लगेगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो साथ देने के नाम पे वो ये तय कर लेगा, हाँ साहब मैं भूख से मर रहा हूँ तो मर ही जाऊंगा, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। आप बीमारी रोकने की बात कर रहे हैं, उसको तो ये लगेगा कि बीमारी पता नहीं कल होगी या नहीं होगी मुझे, लेकिन भूख से तो मैं आज मर रहा हूँ,
अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोशिश करी कि एक जर्मन कंपनी के साथ, उसके वैज्ञानिकों के साथ करा कर कि वो एक ऐसी वैक्सीन बनाए जो सिर्फ अमेरिका के लिए हो, ठीक है। और एक जिसे कहते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म एक किस्म का चालू हो गया, ठीक है। देशों के बीच में होड़ लग गई कि कौन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहाँ से कितनी ज्यादा मात्रा में कौन पहले चुरा सकता है, ठीक। ये तक हुआ कि चाइना से जो एक किसी यूरोपीय देश में एक्सपोर्ट के लिए जा रहे थे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको अमेरिका ने और ज़्यादा दाम दे करके एयरपोर्ट से वो डाइवर्ट करवा लिए अपने लिए। WHO को भी एक निशाना बनाया गया, ठीक है। और WHO एक बल्कि एक हताश ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं कि मैंने rather than ये कि being in control of the situation, परिस्थिति के ऊपर एक समझबूझ के साथ एक नियंत्रित तरीके से उससे उबरने के बजाय वो एक WHO भी एक बेचारों की सी स्थिति में नजर आया इस पूरे पैंडेमिक के दौरान। अब अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि ये कहाँ किसको मुहैया होगी, किन देशों को मुहैया होगी, देशों के भीतर किन किन वर्गों को मुहैया होगी, किन लोगों को मुहैया होगी, ठीक है। और तमाम दुनिया के जो देश जिनके पास कोई अपनी इंडिजिनस या स्वयं की ऐसी तकनीकी काबिलियत या क्षमता नहीं है कि वो वैक्सीन का विकास कर सकें या कोई वैक्सीन जो आए वो उसका अपने यहाँ उत्पादन कर सकें, ठीक है। तो वो तो पूरी तरीके से आधारित रहेंगे दवाई की कंपनियों वगैरह के उस, ठीक। और दवाई की कंपनियां, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं या कोई भी ये उम्मीद कर रहा है कि वो मानवीय उद्गारों से प्रेरित होकर के अपने उत्पादों को उपलब्ध करवा देगी ताकि इस बीमारी का, इस महामारी पर नियंत्रण, तो ऐसा होने वाला नहीं, ठीक है, ऐसा होने वाला नहीं है। और ये बहुत सारे एक सवाल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विज्ञान का भी एक जो क्या कहते हैं कि कौन सा वर्ग उसको अपने हित पोषण के लिए किस तरीके से मोनोपोलाइज करता है, इस बात को वो जाहिर करता है, ठीक है। जबकि अगर सिर्फ विज्ञान देखा जाए तो विज्ञान का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आम मानवता के जीवन को और अधिक उन्नत बनाना, उसे और अधिक साधन संपन्न बनाना, उसे और अधिक सुंदर बनाना। विज्ञान का कोई और अर्थ या उसका कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है आज, उसमें विज्ञान का मतलब ही ये है कि वो मुनाफा दे। विज्ञान का मतलब ही ये है कि जिनके पास संसाधन है उनकी जरूरतें पहले पूरी हों। अभी हम जहाँ खड़े हैं हम अभी सितंबर के पहले महीने में हम एक ऑल टाइम हिस्टोरिक काउंट जो है कोरोना का, उससे हम जूझ रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। इकोनॉमी हमारी हिस्टोरिकली सबसे लो रिजल्ट दिखा रही है। हजारों करोड़ों लोगों के नौकरियां गई हैं। तो इन सब के बीच में हम आगे कैसे देखते हैं और हम वर्किंग क्लास और ट्रेड और आम मजदूरों के लिए उनको क्या बात बता सकते हैं? मजदूर वर्ग को तो ये मांग करनी चाहिए कि जो रोजगार के जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, वो उपलब्ध करवाए जाएं, फैक्ट्रियां खोली जाएं उनको, और सरकार इस बात को सुनिश्चित करें कि वो तमाम सुविधाएं जिसे कहें कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, हमारे देश में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो ज़रूरत है वो की जाए, ठीक है। उनको उनके हाथ में कुछ पैसा हो ताकि वो खपत बढ़े, चीज़ों की खपत बढ़ेगी तो ही उद्योग कारखाने और सब चलेंगे उसमें, ठीक है। और माने जैसे कुटीर उद्योग हैं जिसमें कि हमारा बहुमत, हमारी जनसंख्या उसमें काम करती है,
उन कुटीर उद्योगों के प्रति ध्यान दिया जाए, उनको चालू करवाया जाए जिससे, और ये उद्योग ज़्यादा आसानी से चालू हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बड़े बड़े प्लांट्स और उनकी अपनी एक जटिलताएं होती हैं अपनी किस्म की, लेकिन जो कुटीर उद्योग हैं वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पे आधारित नहीं होते, उनको थोड़ी सी मदद दे करके जल्दी से उनको चालू करवाया जा सकता है, लोगों का रोजगार, काम धंधा जो है वो पटरी पर लाया जा सकता है। आप सरकार खर्च करेगी भाई। इंग्लैंड में तो मतलब जो हमारे मित्र लोग, अभी सरकार ने किया कि लोगों को पैसे दे कि जाइए आप बाहर खाना खाइए रेस्टोरेंट्स में, सरकार पैसे दे रही है, बिल का पैसा जो देगी। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि तनख्वाहें जो हैं प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स को भी तनख्वाहें जो है सरकार मुहैया कराएगी उस पूरे पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये तो पूंजीवादी देशों में हो रहा, वो भी इस बात को समझते हैं, वो अपने हित के नजरिए से इसको देख रहे हैं, वो मजदूर वर्ग के हित के नजरिए से नहीं कर रहे हैं इस बात को, लेकिन कम से कम उनको इस बात का एहसास है कि जब तक जो मांग नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक वो अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकती, ना आप किसी को कोई रोजगार दे सकते हैं किसी किस्म का। तो ये बातें देखिए, इस सरकार से तो क्या उम्मीद की जाए, और मैं समझता हूँ कि तमाम जहाँ तक नीतिगत बातें हैं, तमाम पार्टियां शासक वर्गों की, वो नीतिगत मामलों में उनकी वो एकताबद्ध है। ठीक है, वो थोड़ा 19-20 का और तरीके में बात के रखने के तरीके में फर्क हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ मजदूर संगठनों को ये मांग पुरजोर तरीके से करनी चाहिए कि जो कारखाने, कल कारखाने, जो तमाम यातायात के साधन और जो हैं वो खोले जाएं, इस बात की व्यवस्था सरकार करे, सरकार उसमें निवेश करे उन साधनों में जो कि इस ओपनिंग अप को एक जिसे कहते हैं कि इस कोरोना के नज़रिए से सेफ बनाएंगे, उसे सुरक्षित बनाएंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है और इसको उसे करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि सबसे आसानी से और जल्दी से किया जा सकता है वो ये है कि असंगठित क्षेत्र का जितना उद्योग है उनको चालू करवाया जाए। ठीक है, उनका उत्पाद भी सस्ता होता है, जिसकी ज़रूरत हमारे देश के बहुमत लोग जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, वो बहुत बड़े बड़े कारखानों या उनके उत्पादों से या लग्जरी गुड्स से या बड़े इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उनसे नहीं पूरी होती। ठीक है, उनकी जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं वो ये सेक्टर जो है लघु औद्योगिक क्षेत्र वो पूरी करवाता है। तो उसके लिए राहत तुरंत सरकार के ऊपर दबाव बनना चाहिए, इस तरीके की मांग उठनी चाहिए। मैं तो अपने मजदूर साथियों के लिए यही बात कहता हूँ। आगे आने वाले समय में हम इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन एक्सपर्ट और अलग अलग एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात करके इस पूरे पहलू को तकनीकी, सामाजिक और उसके आर्थिक पहलुओं पे बात करके हम मजदूर वर्ग के लिए इसे और भी एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।